हाँ, तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया। नहीं हो तो बढ़िया हो के आओ, क्योंकि आज हम लोग लेकर आए हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं कि सॉल्ट जो होता है इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने इसकी प्रीवियस क्लासेस में जो है सॉल्ट का पूरा इंट्रोडक्शन कर लिया है और सॉल्ट पे बेस्ड जितने क्वेश्चन होते हैं वो भी हमने लगभग कर लिया। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम क्या करेंगे, हम देखने वाले हैं कि सॉल्ट कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो इस क्लास के बाद हमारा जो होगा, इसके बाद हम लेक्चर को खत्म करेंगे, तो इसके बाद हमारा जो क्लास होगा यानी ये जो चैप्टर होगा वो भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको फिनिश होने में एक लेक्चर और लगेगा, अभी इसके बाद एक लेक्चर और होगा जब ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाने वाला। ठीक है, तो आओ जल्दी से इसको देखते हैं कि क्या सॉल्ट के क्या क्या यूजेस होते हैं। और ये काफ़ी थियोरेटिकल होगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन टाइप चीज़ें यहाँ पर, या बहुत ज़्यादा रिएक्शन आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इनको सीधे आप सुनेंगे और ये चीज़ें जो है आपको सुनते ही याद हो जाने वाली हैं। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिर सॉल्ट कहाँ कहाँ हमारे यूज में आता है। ठीक है, तो इसका प्रीवियस क्लास जो था, जो इसके पहले हमने आपको पढ़ा रखा है कि सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट क्या होता है, कितने टाइप का सॉल्ट होता है और किस तरह से सॉल्ट बनाया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके प्रीवियस क्लासेस में आपको दी गई है। तो उन क्लासेस को आप देख लो एक बार और फिर इस क्लास को देखने आना। ठीक है, तो इससे आपका जो कंसेप्ट होगा वो ज़्यादा अगर स्ट्रांग होगा तो आप आगे जो भी मैं बताऊंगा उसको आप आसानी से समझ पाने वाले हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल तो देखो है ही, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सॉल्ट आखिर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो हेडिंग बनाई हमने कि यूजेस ऑफ सॉल्ट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए सॉल्ट कहाँ यूज़ होता है, तो आपके दिमाग में आता होगा कि एक सॉल्ट तो हम खाते हैं, जो घर में हमारे होता है, तो सॉल्ट ज़्यादातर खाने में यूज़ होता होगा, खाने को टेस्टी बनाता होगा। तो ये बात भी गलत नहीं है, सही है, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो आपके खाने को टेस्टी बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सॉल्ट का खाने से अलावा भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे रियल लाइफ के अंदर, जो कि हमको मालूम नहीं है। तो अगर मालूम नहीं है तो क्या कर रहे हो आप, मालूम करते हैं उसको कि आखिर सॉल्ट कहाँ कहाँ यूज़ में आता है हमारा। ठीक है, तो सॉल्ट खाने में जो यूज़ हो रहा है वो तो यूज़ होता ही, उसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर सॉल्ट के बहुत ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशंस हैं। तो एक बार पहले हम सबका लिस्ट बनाते हैं, एक बार हम नोट करते हैं सारे पॉइंट की कहाँ कहाँ सॉल्ट हमारे यूज में आ रहा होता है, फिर उनको इन डिटेल हम लोग इन डेप्थ में जो है वो स्टडी करने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले सॉल्ट कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखो सबसे पहला जो यूज होगा वो सॉल्ट का वो क्या होता है, वो तो आपको पता होना चाहिए कि आप खाने में यूज करते हो। ठीक है, एज अ फूड। ठीक है, एज अ फूड का मतलब क्या है कि ये भोजन नहीं है, ये खाना नहीं है, मतलब आप लिख सकते हो कि यहाँ पर मतलब आप खाने में यूज़ कर रहे हो। मैं ऐसा, मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप इसको खाने में यूज़ करते हो, ये फूड नहीं होता सॉल्ट कोई, मुझे भी मालूम है, इतना मैं वो नहीं हूँ कि मुझे मालूम नहीं है। तो सॉल्ट जो है वो खाने में यूज़ होता है। ठीक है, सॉल्ट इज़ यूज एज अ टेस्टी इंग्रेडिएंट, बोल सकते हैं एज इंग्रेडिएंट टू मेक थिंग्स या मेक फूड बेटर टेस्ट। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी फूड होगा उसको बेटर इन टेस्ट लाने के लिए, मतलब वो इसका टेस्ट बेटर हो जाए, इसके लिए आप सॉल्ट को यूज़ करते हो। ठीक है, तो आप ये तो समझ रहे हो, ये तो सब लोग जान रहे होते हो, लेकिन इसके अलावा सॉल्ट कहाँ यूज़ होता है वो हमको समझना है। ठीक है, तो इसके अलावा देखो सॉल्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जरा देखना ध्यान से। तो इसके अलावा सॉल्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं कि सॉल्ट जो है इससे हम बेस बना सकते हैं। कौन सा बेस? जो हमने पढ़ा है कॉस्टिक सोडा। क्या पढ़ा है? कॉस्टिक सोडा। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, NaOH बोलते हो। क्या बोलते हैं? NaOH। आपका कॉस्टिक सोडा होता है, जो NaOH होता है वो NaOH आपको मालूम होगा कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये ऑब्टेन्ड कहाँ से हो रहा है? सॉल्ट से ऑब्टेन्ड होता है। जी हाँ, वही सॉल्ट जो आप खाते हैं उसी से हम स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं। सोचो, ठीक है, आपको अभी तक मालूम नहीं रहा होगा, लेकिन आज से मालूम कर लीजिए कि जो आप सॉल्ट खा रहे हो घर में, उसी सॉल्ट से हम स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं, NaOH बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे उस पर हम आएंगे अभी कुछ देर बाद, जस्ट अभी 5-10 मिनट लगेगा मुझे, वहाँ पर मैं आ जाऊँगा और आपको इन डिटेल बताऊँगा कि कैसे सॉल्ट हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए, मतलब कैसे हम NaOH को बना रहे होते हैं। इसके अलावा और सॉल्ट कहाँ यूज़ होगा? तो सॉल्ट का यूज़ होता है क्लोरीन गैस बनाने में। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस लिख सकते हो आप, इन प्रोडक्शन ऑफ Cl2 गैस, मतलब हम सॉल्ट से क्लोरीन गैस ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, हमारे पास सॉल्ट होगा, उस सॉल्ट से हम क्लोरीन गैस ऑब्टेन करेंगे। अब ये क्लोरीन गैस हमारे लिए क्या, मतलब क्या इसका रोल है, ये कहाँ यूजफुल है, वो सारी बातें भी हम लोग
करेंगे। जब हम लोग बना रहे होंगे क्लोरीन गैस को, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार को, तो वहाँ हम लोग इनके यूजेज पर भी थोड़ी थोड़ी बात करने वाले हैं। तो क्लोरीन गैस वैसे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि क्लोरीन गैस जो है ये एंटी बैक्टीरियल होती है, ये पानी से बैक्टीरिया को मारने के काम आती है। अगर आपको पानी जो है उसको प्योर करना है तो उसको आप क्लोरीन गैस से डिसइंफेक्ट कर सकते हो, मतलब क्लोरीन गैस फ्लो कराओगे पानी में तो वहाँ से बैक्टीरिया जो है वो कुछ हद तक वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पानी को प्योर करने में क्लोरीन गैस यूज होता है। ठीक है, तो चलिए क्लोरीन गैस इससे बनाएंगे। इसके अलावा और क्या बनाने वाले हैं हम इससे, अब देखो क्लोरीन गैस भी बनाएंगे इससे, और इसी क्लोरीन को हम यूज करेंगे आगे क्या बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। क्या बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते अच्छे से तो आज जान जाएंगे, आज नहीं तो आप इसकी प्रीवियस क्लासेस में तो जरूर जान जाएंगे कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा, हिंदी में इसको ब्रिंजक चूड़ बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा आपके आसपास कहीं ना कहीं तो इसका यूज हुआ ही होगा। ठीक है, वैसे भी लोग जाते हैं जब कभी भी पार्लर या कई बार जो होता है आप देखे होंगे सैलून वलून में, तो वहाँ पर ब्लीच होता है, चेहरे का ब्लीच करते हैं, तो कहीं ना कहीं वही ब्लीच है, वही ब्लीचिंग है। ठीक है, बाकी इन डिटेल इसकी चर्चा हम करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका असली यूज क्या है। तो यहाँ पर आप सीखेंगे आगे जाके कि ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग किसी भी कपड़े का, कोई भी हमारे पास कपड़ा होगा, कोई भी क्लोथ होगा, या कोई भी हमारे पास कुछ भी होगा, कोई भी कपड़ा होगा, उसका हम कलर निकाल सकते हैं। मतलब हम डी कलरेशन ऑफ क्लोथ के लिए इसको यूज करते हैं। कोई भी क्लोथ होगा उसका कलर अगर उड़ाना है आपको, तो कलर हटाने वाला काम जो है, डी कलर्ड करने वाला काम जो है वो किसका होता है, ब्लीचिंग पाउडर का होता है। बाकी और इसके रूल कैसे, पेपर बनाने में कैसे ब्लीचिंग पाउडर हमारे पेपर इंडस्ट्री में कैसे यूज हो रहा है, इस पर भी हम थोड़ी थोड़ी बातें करने वाले हैं। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके बाद अगला टॉपिक क्या होगा, इसके अलावा हम और क्या बनाने वाले हैं सॉल्ट से। तो देखो इसके अलावा जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, वो भी हम सॉल्ट से बनाएंगे। ठीक है, मतलब हम सॉल्ट से, खाने वाले सॉल्ट से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा, खाने वाले सॉल्ट में तो हाइड्रोजन होता भी नहीं है। खाने वाले सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। अगर आप लिखेंगे NaCl तो सबको मालूम होता है, पूरी दुनिया को मालूम है कि खाने वाले सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। तो अगर यहाँ पर NaCl सॉल्ट का फॉर्मूला है, तो आखिर इस सॉल्ट से हम इस हाइड्रोजन गैस को कैसे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो जरा रुको, जरा सब्र करो, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम खाने वाले सॉल्ट से हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से ये हाइड्रोजन गैस हम यहाँ से ऑब्टेन कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे हम, और क्या यूज होगा हमारे जो सॉल्ट है इसका, और क्या यूज होगा। तो इसका सबसे बेहतरीन यूज जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे किसमें, बेकिंग सोडा में। ठीक है, हम इससे क्या बनाएंगे, बेकिंग सोडा बनाएंगे। बेकिंग सोडा से फिर बेकिंग पाउडर बनाएंगे। तो बेकिंग सोडा सबने सुना होगा, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो ये सबके लगभग सबके हर किसी के किचन में या हर किसी के घर में ये होता है। बेकिंग सोडा क्या है वो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो अपने घर में पूछ लीजिएगा, मालूम चल जाएगा। बाकी इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये किस तरह से बना है ये बेकिंग सोडा, इसका यूज भी हम लोग कुछ हद तक देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग यूज भी सीखेंगे। बाकी मैं यहाँ पर डिटेल में मुझे चर्चा क्या करनी है कि ये बेकिंग सोडा जो है या बेकिंग पाउडर जो भी है, ये बना कैसे है, आखिर इसके पीछे क्या रिएक्शन है, आखिर इसके पीछे कौन सा इंग्रेडिएंट है, और वो इंग्रेडिएंट कौन है वो आप जानते हो, वो सॉल्ट है। हम सॉल्ट से ही इसको बनाने वाले। तो जो जो यहाँ लिखे हुए हैं लिस्ट के अंदर ये चीजें, इन सबको हम उसी सॉल्ट से बनाएंगे जो सॉल्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो सॉल्ट हम खा रहे होते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम उसी सॉल्ट से बनाने वाले हैं। तो देखो यार, आप सोचते होगे कि सॉल्ट केवल खाने में ही यूज होता है, लेकिन उसके अलावा देखो कितना ज़्यादा बेहतरीन यूज है उस सॉल्ट के। देखो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हो, उससे बेकिंग सोडा बना सकते हो, उससे ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हो, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर सकते हो, कॉस्टिक सोडा यानी NaOH प्रोड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा अभी आप सीखेंगे कि हम इससे जो है इसी खाने वाले नमक से, इसी NaCl से हम अभी आगे जाके देखेंगे कि हम यहाँ से अमोनिया गैस बनाएंगे और अमोनिया गैस प्रोड्यूस करा देंगे। फिर अमोनिया को फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है वो पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाएगा, पेस्टिसाइड बनाने में। इस तरह से बहुत सारे यूजेज हैं सॉल्ट के, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो उतना अलाउ नहीं करता हमको। तो जहाँ तक हमारा सिलेबस है वहाँ तक हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। बाकी यही हमारा आज का लेक्चर होने वाला है, इन्हीं सब पे हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कहाँ तक लेक्चर होता है, जहाँ तक लेक्चर होगा वहाँ तक करा जाएगा। बाकी काफ़ी लंबा लेक्चर होना मतलब वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपको बोरिंग कर सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास को बोरिंग ना होने दो। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम जो है, ये तो नहीं बताने वाला मैं कि किस तरह से ये सॉल्ट खाने में यूज होता है, ये आप
पढ़ सकते हो, आप थोड़ा पढ़ क्या सकते हो, आप समझ रहे हो, रोज सॉल्ट को आप देख रहे हो खाने में यूज होता है, ठीक है, और किस तरह से ये बीपी मेंटेन करने में है, मदद करता है, बीपी से भी इसका कुछ लिंक है नमक का, वो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे कहाँ पर, हम लोग डायरेक्टली चलेंगे कॉस्टिक सोडा के ऊपर कि कॉस्टिक सोडा किस तरह से सॉल्ट से ऑब्टेन्ड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक बार रफ करेंगे, आप चाहो तो एक रफ सा इसको नोट कर सकते हो, बाकी फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से कॉस्टिक सोडा जो है वो ऑब्टेन्ड होता है वो खाने वाले नमक से, ठीक है, यानी कि हमारा जो टेबल सॉल्ट होता है उससे किस तरह से हम कॉस्टिक सोडा यानी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस, उस रिएक्शन का नाम है क्लोर अल्कली रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? क्लोर अल्कली रिएक्शन। तो ये हेडिंग बनेगी आपकी, कौन सी रिएक्शन? क्लोर अल्कली रिएक्शन। और इस पे 5 स्टार लगा दिया है मैंने। 5 स्टार लगाने का मतलब आप समझते हो, जब भी मैं 5 स्टार किसी चीज़ पे लगाता हूँ मतलब वो खाने में बहुत टेस्टी होगा नहीं, ठीक है, मतलब 5 स्टार लगाने का मतलब होता है वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो क्लोर अल्कली रिएक्शन जो है अपना, क्लोर अल्कली रिएक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्योंकि यहाँ से आपको 3 चीज़ें ऑब्टेन्ड होगी, खाने वाले सॉल्ट से हम 3 चीज़ें ऑब्टेन्ड करेंगे। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह से ऑब्टेन्ड होगी, इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि हम कि क्या हो क्या रहा है आखिर यहाँ इस रिएक्शन के अंदर। तो उस रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मैं विजुअल से दिखाऊंगा, कुछ बना के समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर एक्चुअल में हो क्या रहा है। बाकी रिएक्शन तो एक लाइन में खत्म हो सकता है, एक लाइन में रिएक्शन लिखेंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप सिंपल वो अभी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बना के देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है इस रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर देखो लिया क्या जाता है, एक कंटेनर लिया जाता है इस तरह से। मैं भी एक कंटेनर बना लेता हूँ। इस तरह से आप एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर मेरा हमेशा टेढ़ा बन जाता है, आज कोशिश करते हैं सीधा बन जाए। चलिए, एक कंटेनर लेंगे आप और इस कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 देखिए हम क्या डिप कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रोड डिप कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, 2 इलेक्ट्रोड डिप कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है मेरे को मालूम नहीं, तो मालूम कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रोड वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम करंट फ्लो करा सकते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, तो इलेक्ट्रोड एक तरह से आप बोलो जैसे बैटरी होती है, बैटरी में एक प्लस होता है एक माइनस, तो सिंपल उसी तरह से इलेक्ट्रोड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कहीं पर करंट को फ्लो कराने के मीडियम होते हैं। इन्हीं के माध्यम से करंट किसी सर्किट में फ्लो करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कंडक्टिंग रॉड लेते हैं। कंडक्टिंग रॉड में आप क्या कर सकते हो, ग्रेफाइट की रॉड भी ले सकते हो, बाकी इसके अलावा आप मेटल की रॉड ले सकते हो। तो आप मान लीजिएगा कि ये कोई 2 मेटल की रॉड है, या कॉपर की रॉड, या एल्यूमिनियम की रॉड, या सिल्वर की रॉड। सिल्वर की रॉड तो लेंगे नहीं क्योंकि सिल्वर काफ़ी कॉस्टली है, तो यहाँ पर हम सस्ते में काम चला लेंगे, कॉपर की रॉड ले लेंगे या एल्यूमिनियम की रॉड ले लेंगे, या फिर एकदम काला कलूटा चाहिए तो आप ग्रेफाइट ले लेना, ठीक है। चलिए, अब ये इलेक्ट्रोड अभी नहीं है, देखो अभी इनको इलेक्ट्रोड नहीं बोलेंगे। अगर ये दोनों आपने मेटल का रॉड ले लिया तो ये इलेक्ट्रोड नहीं है। ये इलेक्ट्रोड कब बनते हैं, तो इसको इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, इनको किसी बैटरी से कनेक्ट करना होता है। तो चलिए, हमने इनको क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इधर, ये सिंबल किसका है, बैटरी का सिंबल है। तो देखो कहीं पर अगर आपको ये सिंबल दिखाई देता है केमिस्ट्री या फिजिक्स में, तो इसको समझ जाइएगा ये किसका सिंबल है, सेल का, ठीक है। कोई भी सेल का जो सिंबल होता है, अब सेल तो हम बनाएंगे नहीं, पूरा जो सेल होता है वो आपने देखा होगा मार्केट में मिलते हैं, उनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सेल का एक रिप्रेजेंटेशन बनाए हैं। एक बड़ा सा इस तरह से पाई खींचेंगे, एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, एक छोटी सी लाइन खींचेंगे। बड़ी वाली लाइन को प्लस बोला जाएगा, छोटी वाली लाइन को माइनस बोला जाएगा। आप जब कोई भी बैटरी यूज करते हो तो एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस, तो जो प्लस होता है उसको बड़ी लाइन से दिखाएंगे, जो माइनस होता है उसको छोटी लाइन से दिखाएंगे, ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल। और बैटरी क्या होती है, बैटरी कब बनती है, जब हम सेल को कंबाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। एक से ज़्यादा सेल अगर आप कंबाइन कर दो तो फिर उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी। सिंपल आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। मतलब एक से ज़्यादा सेल को अगर आप कंबाइन करते हो सीरीज में या किसी भी तरह से कंबाइन करते हो सेल को, तो वो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है, ठीक है। बैटरी में भी इस तरह से प्लस माइनस। तो यहाँ पर हमने कोई बैटरी लगा दी है, अब इसको हम रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई बैटरी मैंने लगा दी, इससे सर्किट के अंदर करंट फ्लो आसानी से कर सके, क्योंकि करंट फ्लो कराना है मेरे को, और करंट फ्लो कराने के लिए हमको बैटरी या कोई सोर्स की जरूरत पड़ेगी जहाँ से करंट हम इजीली फ्लो करा सके। तो यहाँ पर मैंने सोर्स के रूप में क्या यूज़ कर लिया है, बैटरी यूज़ कर ली है। अब देखो होता यह है कि जैसे ही आप इस रॉड को बैटरी के प्लस से कनेक्ट करोगे तो होगा ये कि इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है।
और अगर जिस रॉड को आप निगेटिव से कनेक्ट करोगे, इसको देखो निगेटिव से कनेक्ट कर रखा है, जिसपे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, तो इसके पीछे थोड़ा सा इन डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि वो हमारा सिलेबस अलाउ नहीं करता हमको। आप इतना सिंपल समझ लीजिए, जिसको बैटरी के प्लस से जोड़ेंगे वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जिसको बैटरी के माइनस से कनेक्ट करेंगे वो निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इनके नाम भी दे रखे हैं। जो पॉजिटिव रॉड होती है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, उसका नाम हमने रखा है एनोड। ठीक है, और जो निगेटिव रॉड होता है उसका नाम हमने क्या रखा है, कैथोड। ठीक है, तो एनोड कैथोड नाम से ये पॉपुलर है। मतलब आपने जिस रॉड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा वो एनोड होता है, जिसको बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर रखा वो कैथोड होता है। एनोड और कैथोड इन्हीं दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, अब ये जो नीचे कंटेनर दिख रहा है, इस कंटेनर में हम कुछ भरेंगे। ठीक है, तो इस कंटेनर में क्या भरना है अपन को, तो आपको पता होगा कि हम किसके यूज पढ़ रहे हैं, हम सॉल्ट के यूजेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस कंटेनर में सॉल्ट होगा, इसी सॉल्ट से ही हम कुछ बनाने वाले हैं आज। ठीक है, तो इस कंटेनर में हमने क्या भरा, देखो इधर से हमने एक ओपनिंग दी है, यहाँ पर हमने ओपनिंग दे दी है, और इस ओपनिंग से इसके अंदर क्या जाने वाला, इसके अंदर कौन सी चीज हम इंटर कराएंगे, तो इसके अंदर क्या जाएगा, अंदर ब्राइन सॉल्यूशन जाएगा। क्या जाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो जैसे आपने सुना होगा शुगर सॉल्यूशन, शुगर को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है वो शुगर सॉल्यूशन। सिमिलर इसी तरीके से अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। सॉल्ट को यानी नमक को पानी में अगर आप घोल देते हो तो वो जो पानी बनता है वो नमकीन पानी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोला करते हैं। ठीक है, तो कुछ नया सीखने को मिला है तो सीखते रहिए। चलिए, तो ब्राइन सॉल्यूशन इसके अंदर होगा। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या, NaCl एक्वस, मतलब आपने NaCl को एक्वस मतलब वाटर में डिसॉल्व कर रखा, वही क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन है। इधर से इसको इंटर कराएंगे हम अंदर। ठीक है, यानी इस पूरे सॉल्यूशन में यहाँ पर पूरे कंटेनर में क्या भरा है, यहाँ पर नमक और पानी का घोल भरा है, सिंपली आप समझ लो, यानी सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन भरा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने सेटअप किया, क्या सेटअप में हमने यहाँ पर एक एनोड लगाया, एक कैथोड लगाया, कैसे किया सब सेटअप, बैटरी से कनेक्ट कर दिया सबको। ठीक है, अब होगा क्या, अब देखो यहाँ पर हम एक स्विच भी लगा लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्विच लगाया। ठीक है, इसको स्विच बोलते हैं। जब भी ये सिंबल कहीं भी आपको दिखाई दे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो ऐसे सिंबल को हम लोग बोलते हैं स्विच। ठीक है, ये क्या है अपना स्विच। ठीक है, और अभी देखो ये स्विच ओपन है, अभी स्विच क्या है, ओपन है। स्विच ओपन होने का मतलब यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि करंट इधर से आएगा तो फिर यहाँ बीच में गैप है तो कूद के थोड़ी ना जाएगा। ठीक है, तो करंट कूद के नहीं जाता, उसके लिए पूरा कंटिन्यूअस रास्ता होना चाहिए। कहीं टूटना, तार कहीं से टूट जाएगा तो करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, नहीं, वहाँ से तार टूट गया, सर्किट टूट गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलर इसी तरीके से स्विच में ये बीच में ऐसे ओपनिंग होती, खाली जगह होती, तो यहाँ पर करंट का रास्ता ब्रेक हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, तो देखो क्लोज करने के लिए यहाँ बीच में डॉट लगाएंगे, जैसे ही बीच में डॉट लगाएंगे स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज। जैसे ही स्विच क्लोज होगा तो क्लोज होने से क्या होता है, ये बीच में ये जो खाली जगह थी वहां पर हम कुछ रख देते हैं, वहां कुछ रखने से क्या होता है, वो खाली जगह भर जाती है, जिससे करंट फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि जब स्विच क्लोज होगा तब करंट फ्लो करेगा। अपने रियल लाइफ वाले स्विच से कंपेयर मत करना है इसको, कि स्विच क्लोज करने से तो पंखा बंद हो जाता है, करंट बंद हो जाता है, स्विच चालू करने से तो पंखा चलने लगता है, वो स्विच अलग है। हम जो केमिस्ट्री के अंदर, जो फिजिक्स के अंदर, जो सर्किट के अंदर स्विच यूज करेंगे वो अलग होता है। ये तो स्विच पे वो काफी लंबा वीडियो हो गया, तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अभी देखो स्विच यहाँ पर आप देखेंगे तो ओपन है, यानी यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ तो यहाँ पर हम एक ओपनिंग और बनाते हैं, यहाँ पर एक ओपनिंग और रखी होती है, जहाँ से हम क्या निकालेंगे, वही निकालेंगे जो हमको ऑब्टेन्ड होगा, जो प्रोडक्ट हमको बन के इधर मिलेगा वही हम ऑब्टेन्ड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इस कंटेनर में आखिर क्या चमत्कार होगा, क्या जादू होगा। ठीक है, तो इसको देख रहे होते हैं हम, आइए देखते हैं क्या होगा। तो देखो आपको पता है कि यहाँ सोल्यूशन के अंदर कौन कौन से लोग हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि देखो हमने NaCl का एक्वस सोल्यूशन डाला है, मतलब यहाँ सोल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयन होंगे, तो नमक जैसे ही पानी में जाएगा आपको मालूम होगा NaCl एक्वस से आपको कौन कौन से आयन मिलेंगे। तो देखो थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं आयन बनाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कौन कौन से आयन होंगे, Na+ के आयन होंगे और Cl- के आयन होंगे। ठीक है, क्योंकि NaCl जैसे ही वाटर में जाएगा, NaCl जब ब्रेक करता है तो क्या बनता है, Na+, Cl-, कहाँ, एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर Na+ और Cl- होंगे। और सिमिलर इसी तरीके से आपको पता है कि वाटर जो है, अगर वाटर के अंदर हम आयन इमेजिन करेंगे तो वाटर के अंदर भी H+ और OH- आयन होते हैं। ठीक है, इसको आपने हमसे पढ़ रखा है, अभी तक आपने देखा है कि हम वाटर को इस तरह से लिखते आए हैं। वाटर के अंदर H+ OH- ऐसे होते नहीं है कि हाँ H+ OH- है अलग अलग, लेकिन आप कुछ हद तक कंसिडर कर सकते हो कि वाटर के अंदर भी H+ और OH- होता है।
बाकी एग्जैक्ट क्या होता है वो हम लोग जस्ट इसका अगला चैप्टर जो होगा उसमें सीखेंगे कि किस तरह से ये प्लस माइनस क्या कैसे आ रहा है। बाकी इन डेप्थ यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ये 11th का टॉपिक हो जाएगा। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि वाटर के अंदर भी इस तरह से H प्लस OH माइनस आप 10th लेवल तक लिख सकते हो, और आप 10th पढ़ रहे हो तो ये जरूर लिख लेना, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर देखो वाटर के भी आयन होंगे H प्लस और OH माइनस। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 केटायन आपको दिख रहे हैं और 2 एनायन दिख रहे हैं, 2 केटायन 2 एनायन, ठीक है। यहाँ इस पूरे सोल्यूशन के अंदर टहल रहे होंगे, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे, स्विच क्लोज करने से ये पॉजिटिव इस पे चलाएगा और ये निगेटिव इस पे चलाएगा, ये बन जाएगा एनोड, ये बन जाएगा कैथोड। अब क्या होगा, अब जैसे ये एनोड बनेगा ये कैथोड बनेगा, तो अब ध्यान से देखना इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, निगेटिव चार्ज वालों को खींचता है, ठीक है, और निगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज वालों को खींचेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा जरा क्या हो रहा है, ये एनोड पॉजिटिव चार्ज तो निगेटिव चार्ज वालों को खींचेगा, तो निगेटिव 2 लोग हैं, एक तो Cl माइनस है और एक OH माइनस है, यानी दोनों लोग को ये खींच रहा होगा। और ये कैथोड निगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाले को खींचेगा, यानी Na प्लस को खींचेगा और H प्लस को खींचेगा। तो अब होगा क्या, अब ये दोनों निगेटिव आयन इधर जाएंगे और ये दोनों पॉजिटिव इधर जाएंगे क्या, ठीक है। अब सवाल आता है कि क्या होगा, अब क्या ये दोनों निगेटिव, ये जो आपके एनायन है या जो निगेटिव आयन है, जो एनायन है, ये इधर की तरफ जाएंगे और क्या ये दोनों कटायन उधर की तरफ जाएंगे, और जाएंगे तो क्यों जाएंगे, करेंगे क्या जाके, वहां जाके करना क्या है इनको। तो देखो आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नया कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ, वो आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको समझिएगा, आप जरा ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आने वाला है। यहाँ पर होता क्या है, देखो होता यह है कि किसी भी स्पीसीज के ऊपर कोई भी एलिमेंट होगा, स्पीसीज मतलब एलिमेंट, मेटल नॉन मेटल ऐसा टाइप के कुछ, कोई भी स्पीसीज होगी उसके ऊपर चार्ज अगर है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो जैसे कि इन दोनों पर है, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, किसी भी स्पीसीज पर चार्ज होना अच्छी बात नहीं है। आप इतना सिंपल समझ लो इसको, एकदम सिंपल भाषा में, किसी के ऊपर भी चार्ज अगर है तो वो अच्छी बात नहीं है। चार्ज होना एक तरह से समझ लो पाप है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं आप कि उसके ऊपर पाप लग गया है। अब पाप किसी के पास है तो वो अच्छी बात नहीं है ना, पाप धो लेता है, वो जल्दी से जाके गंगा में नहा लेता है, डुबकी लगाता है, पाप धुल जाता है। तो आप भी अपना पाप धोए होंगे, नहीं धोए तो धो लीजिए, अगर पाप नहीं करा है तो और अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर चार्ज है, मतलब किसी भी स्पीसीज के ऊपर अगर चार्ज है तो वो चार्ज होना अच्छी बात नहीं है। वो क्या करता है, वो स्पीसीज जैसे ही इसके ऊपर चार्ज आता है वो उस चार्ज को खत्म करने की कोशिश करता है, यानी न्यूट्रल होने की कोशिश करता है। पूरी दुनिया, पूरे एलिमेंट या सब कुछ क्या होना चाहेगा, न्यूट्रल ही होना चाहता है। अरे एटम आपने पढ़ा होगा, एटम परमाणु जिसको बनाया पता नहीं किसने बनाया, बस बन गया है वो परमाणु खुद जो है आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें न्यूट्रल होना ही पसंद करती हैं। तो अब अगर चीज़ें न्यूट्रल होना पसंद करती है तो ये प्लस माइनस लेके खुश क्यों रहेंगी, ये Na प्लस क्यों खुश है, ये H प्लस क्यों खुश है, ये Cl माइनस OH माइनस क्यों खुश रहेंगे, इनके ऊपर तो चार्ज है तो ये खुश नहीं होंगे, तो ये अपना चार्ज खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब ये चार्ज कैसे खत्म होगा, तो बस वही समझना है आपको, ये माइनस वाले प्लस की तरफ क्यों जा रहे हैं, ताकि चार्ज इनका कैंसिल हो जाए। यहाँ प्लस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जब भी किसी के ऊपर माइनस हो मतलब उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, जब भी किसी के पास प्लस हो मतलब उसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का मतलब है इनके पास इलेक्ट्रॉन है, और प्लस का मतलब कमी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना चार्ज खत्म कर देंगे। सिमिलर वैसे ये Na प्लस H प्लस इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लैक है तो इसको पूरा करने के लिए किसी से मांगेंगे, तो ये मांगने के लिए इधर आएंगे निगेटिव का मतलब इनके पास है, तो ये क्या करेंगे, इधर से जाके इनसे इलेक्ट्रॉन मांग के अपना चार्ज कैंसिल करेंगे। मतलब कैसे भी करके सारे के सारे कैटायन एनायन को अपना चार्ज खत्म करना है। अब निगेटिव वाले पॉजिटिव तरफ जाएंगे, पॉजिटिव वाले निगेटिव की तरफ जाएंगे और अपना चार्ज कैंसिल करके अपने आप को न्यूट्रल बनाएंगे, ठीक है। अब कैसे क्या हो रहा है यहाँ जरा समझना, कैसे चार्ज कैंसिल हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक से डायरेक्ट बताऊंगा मैं आपको, उस ट्रिक को याद रखो, बात खत्म, कोई भी झंझट पालने की जरूरत नहीं है। तो ट्रिक क्या है, पाओ NCR, आपको याद क्या रखना है, दो ही शब्द हैं इंग्लिश के, वो सिंपल आपको याद हो जाएंगे, पाओ NCR। पाओ NCR ये क्या है, दिल्ली NCR सुना था, आज पाओ NCR सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है, इसको खाली याद कर लीजिए, आपको याद हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पाओ में P का मतलब क्या है, तो जरा समझना इसको। पाओ में क्या है, P का मतलब क्या है, पॉजिटिव, P का मतलब क्या है, पॉजिटिव, A का मतलब क्या है, एनोड, और O का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, पॉजिटिव, एनोड, ऑक्सीडेशन। और इसी तरह से NCR जो होगा वो है निगेटिव, कैथोड, रिडक्शन, ठीक है। क्या बोला,
पाओ एनसीआर, ये आपको याद रखना है। अगर ये याद है तो बस बात बनी है, ठीक है। कैसे बनी है और देखो, पॉजिटिव वाला जो है वो एनोड होता है, ये तो सबको मालूम है। देखो इधर मैं दिखा रखा हूँ, जो पॉजिटिव वाला होता है उसको एनोड बोलते हैं, अगर भूल जाए तो ऐसे याद कर सकते हो। निगेटिव वाला क्या होता है, कैथोड होता है। तो देखो जो निगेटिव उसको हमने क्या लिखा, कैथोड लिखा। अब यहाँ तक तो पता था, यहाँ तक तो लिखा है। अब पॉजिटिव वाला जो एनोड है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और निगेटिव वाला जो कैथोड है वहाँ पर रिडक्शन होगा। ये चीज़ एकदम गांठ बांध के याद रख लो, क्या कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब सवाल आता है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, तो सवाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जस्ट इसके पहले वाले चैप्टर में आपने हमसे सीख रखा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन। जब हम रेडॉक्स रिएक्शन सीख रहे थे तो वहाँ सीखा है आपने कि रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। अब वहीं पर सिखाया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है इसको मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है तुम सही से पढ़े नहीं होगे, तो आओ जल्दी से देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इसके लिए भी ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। तो लीजिए ट्रिक पे ट्रिक, आज पूरा ट्रिक ही धड़ाधड़ दिया जा रहा है आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये ऑक्सीडेशन क्या है। तो वहाँ सिखाया था आपको ऑयल रिच, ठीक है। क्या सिखाया था, ऑयल रिच। ऑयल में क्या होता था, ऑक्सीडेशन इज लॉस, यहाँ एल का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं हम लोग ओ मतलब ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उसका ऑक्सीडेशन, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो उसका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे तो वापस आओ, यहाँ समझते हैं। तो देखो ये हमारे पास पॉजिटिव वाला कौन है, एनोड, और ये निगेटिव वाला कौन है, कैथोड। अब एनोड पे क्या होगा, हमको पता है कि एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एनोड पे जो भी जाएगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर वो लोग जाएंगे जिनको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ऑक्सीडेशन करेंगे, और यहाँ पर वो लोग जाएंगे जिनको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, रिडक्शन करेंगे। बस खत्म बात। अगर इतना समझ गए तो रिएक्शन खत्म हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा भी दिमाग अब आपका खर्च नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत कीमती है, तो आप खर्च करेंगे नहीं। तो चलिए इसको जो है बिना दिमाग खर्च करें चीज़ों को थोड़ा और सिंपल करके यहाँ लिख देते हैं, रिएक्शन जो हो रहा है वो एग्जैक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए ये सारी ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा, भूले ना आपको, इसको याद कर लीजिएगा, पाओ एनसीआर और ऑयल रिग। ये ऑयल रिग वाला जो है ये इसके प्रीवियस वाले जो हमने चैप्टर कवर करा था उसके अंदर भी मैंने ट्रिक बता रखी थी, तो ये नई ट्रिक है, इसको याद रखिएगा आप। चलिए तो अब आप देखते हैं इधर क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा इधर, तो समझ में आएगा आपको कि देखो एनोड पे क्या होता है। तो पहले एनोड पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एनोड पे अगर हम बात करेंगे तो एनोड पे बताओ क्या होता था, ट्रिक से याद करो। तो अभी बताया पाओ यानी पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, PAO, पाओ पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है वो बताया ऑयल से आपको, OIL ऑयल। ऑयल से बताया कि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो एनोड पे जा कौन रहा है, तो एनोड पे जाने वाले देखिए दो लोग हैं, Cl- और OH-। अब कौन जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने, Cl- जाएगा या OH- जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको चीज़ों को थोड़ा सिंपल करके अगर बताया जाए तो आप याद कर लो कि यहाँ पर Cl- जाएगा, OH- नहीं जाएगा। क्यों, जब सवाल आएगा क्यों, ऐसा क्यों, Cl- क्यों जाएगा, उसके पास भी चार्ज है और OH के पास भी तो माइनस है, वो क्यों नहीं लूज करेगा, दोनों को चार्ज खत्म करना होगा ना, दोनों, अरे दुनिया चाहती है न्यूट्रल होना, तो Cl- अगर अपना चार्ज खत्म करके न्यूट्रल होगा तो OH- का ही नहीं होगा। लेकिन एनोड पर वही जाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूज करने की मची होगी। मतलब क्या है कि आप ऐसा समझो इसको सिंपल, ये भी रिडक्शन मतलब ये भी ऑक्सीडेशन करने जाएगा और ये भी ऑक्सीडेशन करने जाएगा। अब डिपेंड कर कौन ऑक्सीडेशन करेगा, ये डिपेंड करता है किसकी पावर ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन पावर किसकी ज़्यादा है। जिसकी ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा होगी वही जाएगा, ऑक्सीडेशन कर जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो इसको एग्जांपल से समझो, जैसे मान लेते हैं कि कोई इंटरव्यू हो कहीं पर, ठीक है। अब वहाँ इंटरव्यू में अब दो लोग गए हैं, दो लोग का सिलेक्शन होना है, दोनों में से एक का सिलेक्शन होना है। दो लोग कोई इंटरव्यू देने गए हैं किसी कंपनी में, अब वहाँ पर दो लोग गए और दोनों में से एक ही की ज़रूरत थी वहाँ पर। तो अब कौन सेलेक्ट होगा, वही सेलेक्ट होगा जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, जो ज़्यादा होनहार होगा, ठीक है, जो सारी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पा रहा होगा वही सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर उसको ऑक्सीडेशन करने जाना पड़ेगा, वही ऑक्सीडेशन कर पाएगा जो
ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है कौन कम, तो ये हाई लेवल क्लास हो जाएगी फिर, तो वहाँ तक आप मत जाइए, इसको 12th में हम सीखेंगे। अभी जो है आप रोक दीजिए, पर अभी आप इतना समझ लीजिए Cl- जो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है तो यही जाएगा, OH- को आप हटा दीजिए। ये जाएगा तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक माइनस है इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, ये Cl बन जाएगा। ठीक है, अगर Cl- एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका माइनस हट जाएगा। लेकिन एक Cl कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। ये भी आपने 9th में सीखा होगा कि स्टेबल होने के लिए किसी भी एटम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल होता है, ये गड़बड़ा जाएगा, ये एक स्टेबल नहीं रहेगा। तो इस केस में क्या करते हैं हम, 2 Cl- आयन जाते हैं, 2 Cl- आएंगे और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये 2 Cl बनेंगे और ये दोनों Cl आपस में बॉन्ड बना के क्या बना लेंगे, Cl2। अब Cl2 जो है ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये चीज बनेगी। एक Cl कभी भी मत ले जाना, 2 Cl ले जाना है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है और Cl2 बना देना है। ठीक है, चलिए सेम इसी तरह से ये यही हो गया आपका ऑक्सीडेशन, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब कैथोड पे चलते हैं। तो कैथोड पे क्या हो रहा है जरा समझो। तो कैथोड पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैथोड पे क्या होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा कौन कौन, Na+ जा रहा कैथोड पे और H+ जा रहा, Na+ जा रहा और H+ जा रहा। अब दोनों में फिर वही सवाल, तो वहाँ पर दो लोग में मारपीट हुआ तो कौन गया, जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा थी। अब कैथोड पे क्या होता है, तो आपको पता है कि NCR, निगेटिव कैथोड रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, RIG, रिग, रिडक्शन इज गेन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। देखो इनके पास प्लस है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना प्लस खत्म करेंगे। लेकिन कौन खत्म करेगा दोनों में से, तो फिर वही बात, अब दोनों को रिडक्शन करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, तो किसकी रिडक्शन पावर ज़्यादा है वही रिडक्शन कर लेगा। तो देखो रिडक्शन पावर किसकी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है, इसलिए रिडक्शन कौन करेगा, हाइड्रोजन। सोडियम चला जाएगा। ठीक है, तो सोडियम को हमने हटा दिया। ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन पावर किसकी ज़्यादा, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जाएगा, यही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। फिर सवाल करोगे तुम कि क्यों सोडियम की क्यों कम है, तो ये सारी चीज़ें देखो हाई लेवल फिजिक्स हो जाएगी, हाई लेवल केमिस्ट्री हो जाएगी, उनको अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो खाली इनको याद रखिए, इतनी चीज़ याद रखिए जो मैं बोल रहा हूँ। अब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो एक H+ से एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो जाए तो इसका प्लस खत्म। लेकिन फिर वही समस्या कि एक H स्टेबल होता नहीं है, क्योंकि इसका ऑक्टेट, इसका डुप्लीट पूरा नहीं होगा, तो यहाँ पर अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये चीज़ बनेगी ही क्यों। तो यहाँ पर सिमिलर वही होगा, 2 H+ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, एक एक H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बाद में 2 H बनेंगे, तो ये H2 बन के निकल जाएगा। ठीक है, यानी H2 गैस के फॉर्म में, और H2 गैस स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर रिडक्शन हुआ। अब आप ध्यान से अगर देखें तो एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी, क्लोरीन गैस। तो ये रहा एनोड, यहाँ से कौन सी गैस ऐसे रिमूव होगी, यहाँ से क्लोरीन गैस। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर कौन सी गैस रिमूव होगी, क्लोरीन। और कैथोड पे देखो कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर कौन सी गैस इस तरह से बन रही होगी, ऐसे हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बन रही, हाइड्रोजन गैस बन रही। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इस तरह से आपको एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो रहा होगा। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, ये बताइए सर जी, ठीक है, तो क्या बताइए कि आप तो कहेंगे कि आपने बताया था कि हर मॉलिक्यूल या हर स्पीसीज न्यूट्रल होना चाहती है, तो यहाँ पर 2 लोग तो न्यूट्रल हो गए। चलो ठीक है, कौन कौन, एक तो गया Cl- और Cl2 बन के निकल लिया, एक तो गया H+, ये भी तो निकल लिया H2 बन के। बाकी बचे हुए लोग क्या करेंगे, कौन बचे हुए, आपका जो Na+ बचा और OH- बचा, ये लोग क्या करेंगे, Na+ और OH- जो बच गए हैं, इनका क्या इनको न्यूट्रल नहीं होना, इनको नहीं सिखाया गया था कि न्यूट्रल होंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, सिखाया गया था ये भी न्यूट्रल होंगे। कैसे न्यूट्रल होंगे, तो जरा सोचेंगे आप तो आपके दिमाग में आएगा कि देखो Na के ऊपर प्लस है और OH के ऊपर क्या है, माइनस है। तो Na मतलब प्लस, मतलब उसके पास किसी चीज़ की कमी है, OH- मतलब इसके पास वही चीज़ है। Na+ मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा है एक, OH- मतलब उसने गेन करा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में ही अगर रिएक्ट करते हैं, तो यही जो OH- ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको अगर दे दे तो बात बन सकती है, उसका प्लस इसका माइनस आपस में कैंसिल। तो यही होता है यहाँ पर, क्या होता है, ये Na+ इस OH- के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaOH। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, NaOH। और वाटर के अंदर सारी कहानी है, तो ये वाटर भी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एक्वस फॉर्म में। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये Na+ और OH- आपस में ये इस तरह से, यहाँ वाटर तो है ही, तो लिखने की क्या जरूरत। तो यहाँ पर ये Na+ और OH- आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे। NaOH यानी कि आपका
यही कॉस्टिक सोडा बना देंगे। और ये थोड़ा सा गलत हो रहा था यहाँ पर, ये सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेंड होगा आपको। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेंड होगा, ठीक है। वाटर नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि वाटर आएगा तो फिर वही Na+OH- अलग अलग हो जाएंगे, तो इनको कंबाइन कर देंगे आपने तो सॉलिड बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है, ये मॉलिक्यूल सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा? NaOH भी मिल जाने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका जो पूरा क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस था। अभी रिएक्शन जो है ये एक लाइन में मैं लिख दूंगा, खत्म। एक लाइन का रिएक्शन है, एक लाइन में इसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक लगा है वो लॉजिक आपको समझाया गया। लॉजिक से कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे पूछ लेगा बताइए क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो किस इलेक्ट्रोड पे रिलीज होती है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाइड्रोजन गैस कहाँ किस इलेक्ट्रोड पे जाती है, तो आप सोचेंगे तो आपको दिमाग में आएगा यहाँ ये तो कैथोड पे होती है, ठीक है। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये देखिए कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी तरह से पूछ लेगा क्लोरीन गैस कहाँ रिलीज होती है, किस इलेक्ट्रोड पे, तो आप बोलेंगे एनोड पर, ठीक है। अब ये कैसे याद रखेंगे आप? तो जब आपको सारा ये कंसेप्ट बताया जाएगा तब तो याद रखेंगे। तो इस तरह से आपको ये सारा प्रोसेस हमने बताया। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर क्या इंटर कराया था, बस नमक और पानी का घोल, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट था बस, यानी ब्राइन सोल्यूशन था। और उससे हमने तीन चीजें बना ली, एक क्लोरीन गैस बना ली, एक हाइड्रोजन गैस बना ली, और दूसरा NaOH भी बना लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, जिसको कॉस्टिक सोडा बोला था। ये हमारा इतना टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब इन सारे रिएक्शन को एक लाइन में लिखना है हमको, तो आओ एक लाइन में यहाँ पर लिख लेते हैं, कहीं पर इन सभी को एक लाइन में हम लिखने वाले हैं। तो आओ इधर लिख लेते हैं नीचे। तो इसमें करना क्या, देखो आप लेके आए क्या थे, NaCl लेके आए थे, और एक्वस सोल्यूशन में लाए थे, मतलब यहाँ पर वाटर था, ठीक है। और आपने किया क्या, आप इसको यहाँ AQ भी लिख सकते हैं, मैं वाटर अलग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तब आप करेंगे क्या, यहाँ पर आपने क्या किया, इसके अंदर ये एक्वा सोल्यूशन के अंदर ये रॉड वोड लगा के, ये बैटरी लगा के क्या किया है, यहाँ पर आपने करंट पास किया है। तो देखो जब भी आप किसी भी सोल्यूशन के अंदर करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, और वहाँ पर ब्रेकिंग होता है, कोई चीज़ टूटता है, कुछ बनता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस जो भी आप बोलो, इलेक्ट्रो मतलब करंट, लाइसिस मतलब ब्रेक, करंट से किसी चीज को ब्रेक करना इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसी केमिकल को ब्रेक किया, देखो यहाँ पर हमने सॉल्ट और वाटर को ब्रेक किया, ब्रेक कर करके उसके अंदर से क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और कॉस्टिक सोडा ऑब्टेंड किया, ठीक है। चलिए फिर इसका नाम क्या पड़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब आइए रिएक्शन को एक लाइन में लिख लेते हैं। तो देखो क्या क्या बना है आपको पता है, तो क्या क्या बना है, NaOH बना है, और क्या बना है, एक तो NaOH ऑब्टेंड हुआ, दूसरा हमको क्लोरीन गैस ऑब्टेंड हुई, और तीसरा हमको हाइड्रोजन गैस भी ऑब्टेंड हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक। बाकी इसको बैलेंस करने वाली बात है, तो ये गैस का सिंबल आप लगा सकते हैं यहाँ पर, मैं एरो मतलब गैस बताने के लिए बता रहा था। तो इस तरह से अगर एक लाइन में रिएक्शन लिखा जाए तो ये रिएक्शन होगा। आपने ए ब्राइन सोल्यूशन, ये दोनों मिलके क्या है, ब्राइन सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस किया, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस आपको ऑब्टेंड हुई। तो अगर एक लाइन में रिएक्शन लिखना है तो ऐसे रिएक्शन आप लिख सकते हो। बाकी इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करना आपको आता है, पहले चैप्टर में आपने सीख रखा, तो कर सकते हैं। बाकी मैं बैलेंस करके दे दे रहा हूँ आपको, तो आपका थोड़ा सा अच्छा काम हो जाएगा। चलिए आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि इधर क्लोरीन कितना है, 2, तो 2 क्लोरीन करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। तो क्लोरीन इधर 2 था, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्लोरीन 2 हो गया, लेकिन अब सोडियम भी 2 हो गया, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्लोरीन 2, सोडियम 2, सोडियम 2, ठीक है। और चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, और यहाँ कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, 2 हैं, तो यहाँ हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन चेक करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ 2। तो देखिए पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो क्लोर अल्कली रिएक्शन आप एक लाइन में लिखेंगे तो ये है। बाकी कैसे क्या हुआ है इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का मैकेनिज्म, कैसे क्या हुआ है इसके अंदर, वो चीज़ यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू इस कंटेनर के अंदर जो हो रहा है वो सारी चीज़ आपको समझाई गई, ठीक है, ताकि आपको विजुअल आए, आपको दिखाई दे कि आखिर एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर। और ये दिखाना जरूरी भी था क्योंकि यहाँ पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, कोशिश किया है कि पूरा आपको समझा पाऊँ। पता नहीं कितना समझा पाया नहीं मालूम, लेकिन जितना भी समझे होंगे आप अच्छा ही समझे होंगे, मुझे खुद पर विश्वास भी है, ठीक है। तो मैंने अच्छा ही बताया होगा आपको, नहीं बताया अच्छा तो कोई बात नहीं, आप जो है कोशिश करना है इसको एक बार समझने की। वैसे मुझे मालूम है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो अब हमको समझना है ये कि जो क्लोरीन गैस ऑब्टेंड हुई है, जो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेंड हुई है, जो कॉस्टिक सोडा ऑब्टेंड हुआ है, ये यूज़ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको रैप करके इनके यूज़ देखने वाले हैं, ठीक है।
तो चलिए इसको रब कर लेते हैं जल्दी से, फिर इसके बाद हम लोग यूज देखेंगे। ये रिएक्शन आपको जरूर से याद रखना है, यही रिएक्शन है क्लोर अल्कली रिएक्शन। अच्छा एक बात और यहाँ से पूछा जाता है आपसे कई बार, या लोग इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ में कि बताइए इस रिएक्शन का नाम क्लोर अल्कली रिएक्शन क्यों पड़ा होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्लोर अल्कली रिएक्शन। क्लोर का मतलब क्लोरीन गैस और अल्कली का मतलब, अल्कली तो आप समझते हैं, अल्कली मतलब जब भी किसी भी बेस को वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है तो वो यानी वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम लोग अल्कली बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बेस ऑब्टेंड हुआ है जो कि वाटर सॉल्युबल है, और यहाँ पर क्लोरीन गैस भी ऑब्टेंड हुई है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्लोर अल्कली रिएक्शन। तुम कहोगे हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हुई है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन को भी घुसेड़ देते हैं उसमें, नहीं, यहाँ पर नाम ऐसे पड़ गया तो बस पड़ गया, क्लोर अल्कली रिएक्शन। इससे हमको क्लोरीन गैस और अल्कली यानी NaOH ऑब्टेंड होता है और हाइड्रोजन भी ऑब्टेंड होता है, ये ठीक है। तो चलिए अब इसको रब करके हम यूजेस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ यूज हो रही है। ठीक है, चलिए तो यही देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको साफ करके यही देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ यूज हो रही है। तो इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, बाकी इसको आप नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना, 10 सेकंड जाके नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ये जो चीज़ें बन रही है ये कहाँ कहाँ यूज हो रही है। ठीक है, चलिए तो इसको कैथोड एनोड सब मिटा देते हैं क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। तो देखो ये H2 गैस जो होती है कहाँ कहाँ यूज होती है, यहीं पर हम ऐसे से लिख लेंगे। ठीक है, रफ डायग्राम मतलब रफ स्केच टाइप का लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो हाइड्रोजन गैस कहाँ यूज होती है सोचेंगे आप तो याद आएगा आपको कि हाइड्रोजन गैस अमोनिया बनाने में यूज होती है। कौन सी गैस बनाने में? अमोनिया बनाने में। तो जो अमोनिया बनाया जाता है, हैबर प्रोसेस बहुत फेमस, अमोनिया बनाने का सबसे फेमस प्रोसेस क्या है? हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस में अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 1 और 3 के रेशियो में कंबाइन करते हैं तो अमोनिया ऑब्टेंड होता है। तो यानी अमोनिया बनाने में हमको हाइड्रोजन गैस यूज में आता है। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ यूज आता है? इसके अलावा और जो पेस्टिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाने में भी हमारे इसका हाइड्रोजन का काफ़ी यूज होता है क्योंकि अमोनिया से ही पेस्टिसाइड ज़्यादातर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली अगर बोले तो हाइड्रोजन वहाँ पर यूज हो रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा और हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है? इसके अलावा और हाइड्रोजन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फ्यूल सेल के अंदर यूज होता है। किसके अंदर? फ्यूल सेल, या एज अ फ्यूल यूज होता है। मतलब या तो अब आप देखो अभी तक आपने देखा होगा गाड़ी पेट्रोल से चल रही, डीजल से चल रही है, और उसके अलावा CNG तो खूब देखा होगा कि आजकल CNG खूब चल रहा है यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लेकिन अब आगे से ऐसा होने वाला है, कई जगह तो हो भी रहा है ऐसा कि अब जो गाड़ियां हैं वो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे। वहाँ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ होता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सबसे फ्लेमेबल गैस है और इससे लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पर कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। 100% ग्रीन फ्यूल इसको बोला जाता है, कोई भी इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता। तो इस तरह से हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे और एज अ फ्यूल यूज़ होता भी है। इसको हम फ्यूल सेल बनाते हैं, इससे ऐसे ऐसे सेल बने जहाँ पर हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं हम। बाकी इसको जो है हम लोग रॉकेट के अंदर भी यूज़ करते हैं। जब रॉकेट हमारा जो है स्पेस में जा रहा होता है वहाँ पर भी ये हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा फ्यूल की तरह वर्क करता है। अब बाकी आगे जाके भी आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा कैटलिस्ट होता है। हाइड्रोजन क्या है? बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मतलब कैटलिस्ट क्या होता है तो थोड़ा सा सुन लीजिए, बाकी इसको पढ़ना नहीं है आपको, पीछे आप थोड़ा सा पढ़ के आए हो पहले चैप्टर में, तो थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ मैं। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सबस्टांस होता है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। मतलब ये चाहे तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दे, ये चाहे तो रिएक्शन की स्पीड घटा दे। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो स्पीड बढ़ाएगा, निगेटिव कैटलिस्ट होगा तो स्पीड घटाएगा। वैसे मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी रिएक्शन कई बार कराते हो, वहाँ पर आपको ज़्यादा स्पीड अप करना होता है रिएक्शन को, या रिएक्शन नहीं हो रहा होता उसको कराना होता है, तो वहाँ पर हम हाइड्रोजन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। यानी हाइड्रोजन यूज़ आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इसका। तो यहाँ कुछ हमने यूजेस लिख दिए हैं। अब समझते हैं क्लोरीन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो देखो क्लोरीन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो मैंने बताया आपको कि इसको आप कहाँ यूज़ करोगे, तो इसको आप यूज़ करोगे प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में। कहाँ यूज़ करोगे? प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में। यानी वाटर को अगर आपको प्योर करना है तो आप क्लोरीन गैस से उसको डिसइंफेक्ट करके वाटर को प्योर कुछ हद तक कर दोगे। वो कुछ बैक्टीरिया मार सकता है, क्योंकि क्लोरीन में वो प्रॉपर्टी है कि ये बैक्टीरिया से रिएक्ट करके उनको ख़त्म कर सकता है, किल कर सकता है। तो इसको आपने देखा होगा कि जो पानी आता है, जो सरकारी पानी जो सबके घर में आता है नगर पालिका में, वो जो पानी आ रहा होता है, जिस टंकी से वो पानी आता है, जिस टैंकर से, उसके अंदर क्लोरीन गैस से पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है उस पानी को, फिर आपके यहाँ भेजा जाता है, क्या कि उसमें कोई बैक्टीरिया ना हो। ठीक है, तो क्लोरीन गैस क्लोरीनेशन प्रोसेस होता है, उसमें ये करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक तो क्लोरीन गैस का हो गया प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में। इसके अलावा PVC बनाने में यूज़ होता है। क्या बनाने में? PVC बनाने में। PVC का फुल फॉर्म क्या है? पॉली विनाइल क्लोराइड। लिखूंगा नहीं मैं, जगह नहीं बहुत ज़्यादा, आप नोट कर लो। PVC क्या है? पॉली विनाइल क्लोराइड।
ठीक है। तो पीवीसी इसमें देखो आ रहा है पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, ये देखो क्लोरीन गैस से बनता है। क्लोरीन का इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये पीवीसी आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है, सब कुछ आजकल पीवीसी हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा पाइप्स, पीवीसी पाइप्स बहुत चल रही है, टंकी जो है पाइप जो आपके घर में गया होगा, टंकी वाला पानी जिससे ऊपर नीचे आ रहा है, वो सब पीवीसी है, ठीक है। और आजकल पीवीसी पैनल भी लगते हैं घरों में सजाने जाने के लिए, तो पीवीसी काफ़ी यूज़ के है हमारे, ठीक है। तो पीवीसी बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा इसका भी यूज़ हम करते हैं पेस्टिसाइड्स बनाने में, ठीक है। पेस्टिसाइड बनाने में क्लोरीन का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इससे बहुत बढ़िया पेस्टिसाइड बनता है। एक का तो नाम है गमक्सीन, आपने सुना होगा। गमक्सीन खेत में छिड़का जाता है, बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। और उसको बनाने के लिए क्लोरीन गैस की ही बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत हमको पड़ती है। इसके अलावा एक और पेस्टिसाइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं DDT। उसकी बात तो अभी हायर क्लासेस में होगी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भले ही, लेकिन आपको समझना है कि वो भूल जाइए या याद करना है तो याद कर लीजिए। DDT ये भी बहुत ही खतरनाक जो है ये पेस्टिसाइड होता है, ये खेत में छिड़कने के काम आता है, लेकिन ये बैन हो चुका है। अब क्यों बैन हुआ उसके पीछे मत जाओ, छोड़ो हटाओ, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था ह्यूमन बींग को, ठीक है। तो इसलिए इसको बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी यूज़ होने वाली चीज़ यूज़ हो रही है बैन होने के बावजूद भी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो ये DDT जो है डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, फुल फॉर्म सुन के उड़ा दीजिए क्योंकि आपके काम का नहीं है। डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, इसको बनाने में यूज़ होता है क्या, क्लोरीन, ठीक है। चलिए, ये DDT बनाने में यूज़ हो गया। इसके अलावा क्लोरीन कहाँ यूज़ होता है, स्विमिंग पूल में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है, स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा कि उसका पानी नीला नीला होता है। नीला तो वो किसी और की वजह से होता होगा, लेकिन एक्चुअल में स्विमिंग पूल में क्या होता है कि वहाँ पर ढेर सारे लोग रहेंगे। आपका तो है नहीं कि आप ही अकेले नहाएंगे, उसमें तो पब्लिक आएगी, सब लोग आएंगे, तो सब उसमें इतने तरह के लोग आएंगे, तो उसमें कौन कई दिन का नहाया आ रहा है, कौन क्या कैसे आ रहा है, बहुत सारी गंदगी हो जाएगी पानी में। इतने तरह के लोग नहाएंगे तो गंदगी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, बीमारी भी हो सकती है। जितने लोग नहा रहे हैं उन सबको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत गंदगी हो जाएगी पानी। तो वहाँ पर उस गंदगी को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम क्लोरीन को यूज़ करते हैं। वहाँ पर क्लोरीन गैस के साथ वाटर उसके अंदर भरा जाएगा, जिससे वहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो कम से कम रहे, वो पानी थोड़ा सा प्योर रहे, ठीक है। प्योर का मतलब पीना नहीं है उसको, लेकिन इतना तो रहे कि वहाँ बैक्टीरिया न रहे, नहीं तो कोई उससे आपको बेहद दिन बीमारी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्लोरीन का यूज़। बहुत सारे यूज़ होते हैं। इसके अलावा और भी आपके बुक में लिखा है कि एक होता है बहुत फेमस यूज़ CFC बनाने में। कौन सा, CFC बनाने में। CFC क्या है, फिर फुल फॉर्म, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखो क्लोरो में खुद क्लोरीन आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्लोरीन गैस यूज़ हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में, CFC गैस बनाने में, ठीक है। अब CFC गैस बड़ी यूज़फुल है, बहुत हार्मफुल भी है। आपने सुना होगा इसी गैस को जो है हम लोग यूज़ करते हैं AC के अंदर, फ्रिज के अंदर। जो AC कूलिंग करता है, जो फ्रिज कूलिंग करता है, फ्रिज में चीज़ों को रख के ठंडा करके खा लेते हैं, बहुत मज़ा आता है। पानी पी लेते हैं ठंडा ठंडा, और AC लगा लेते हैं घर में, एकदम फर्स्ट क्लास ऐसे AC लगा है, और उसके बाद हवा खूब चौचक आ रहा है, बढ़िया एकदम ठंडा ठंडा, बहुत मज़ा आता है। लेकिन उससे आपको मालूम होना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में क्या करता है, ओजोन लेयर को जाके उसके अंदर होल्स करता है, जिससे सन की अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक आती हैं, तो उससे प्रॉब्लम्स होती है, स्किन में कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है मेजरली इससे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नुकसान करती है इन्वायरमेंट को, लेकिन आपसे क्या है, आप तो बस फर्स्ट क्लास यूज़ करिए चीज़ों को। तो फुल फॉर्म याद रखना इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका भी याद रखना पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसका भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है, इसके याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, NaOH कहाँ का यूज़ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसको कहाँ का यूज़ करते हैं, इसको हम लोग डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कभी भी मेटल से ग्रीस को रिमूव करना है। आपने देखा होगा जब भी मेटल्स में ग्रीस व्रीस लग जाता है तो वो जल्दी साफ नहीं होता। तो मेटल को डीग्रीस करने के लिए, ग्रीस हटाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं, मेटल को डीग्रीजिंग करने के लिए आप यूज़ करते हैं NaOH को, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको आप एज अ डीग्रीजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। इसके अलावा NaOH कहाँ यूज़ होता है, इसके अलावा आपने देखा होगा जो इनो आता है, ठीक है, इनो जिसको आप एसिडिटी को कैंसिल करने के लिए खा रहे होते हैं। जब आप इनो खा रहे होते हैं तो पेट में जब एसिडिटी होती है, एसिड बढ़ जाता है, तो उस एसिड को कैंसिल करने के लिए आपको बेस चाहिए होता है। अब वहाँ पर बेस जो है, आप डायरेक्ट तो बेस आपको मार्केट में मिलेगा नहीं, तो एज अ इनो जो है आप उसको यूज़ करते हैं। इनो के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बेस होता है, उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसके अंदर अलग अलग खाने वाले बेसिस डिजॉल्व होते हैं, तो उन्हीं को हम उसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ समझ सकते हो कि इसको यूज़ किया जाता है। बाकी न्यूट्रलाइजेशन में यूज़ किया जाता है। इसमें न्यूट्रलाइजेशन के अंदर
जब भी आप एसिड को न्यूट्रलाइज करते हो, किसी भी एसिड को अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है यानी कि कैंसिल करना है एसिड का इफेक्ट, तो वहाँ पर आप बेस यूज़ करते हो। तो ये बेस ही तो है, NaOH का एक बेस है, तो इसको भी आप एज अ न्यूट्रलाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो एसिड का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए। इसके अलावा मेजर और बाकी इसके यूजेस आप देखेंगे तो इसका यूज होता है सोप क्या बनाने में, सोप एंड डिटर्जेंट के, ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। मतलब जो सोप बनते हैं, जो सोप जो आप लगाते हैं साबुन, वो साबुन या जो डिटर्जेंट होते हैं इनको बनाने में भी क्या यूज होता है, NaOH काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बाकी इन्हीं से बनता ही है, अगर सिंपल भाषा में बोलें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NaOH सोप फॉर्मेशन में और आपका डिटर्जेंट फॉर्मेशन में। बाकी ये इसका डिटेल अभी नहीं करना आपको, इसका डिटेल 4th चैप्टर में हम करेंगे। हम लोग सोप बनाने वाले रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं, कार्बन एनेट कंपाउंड के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से सोप फॉर्म होता है, वहाँ NaOH किस तरह से वो जो है वो अपना रोल निभा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आज का लेक्चर था, इसके अंदर हमने सीखा कि किस तरह से क्लोर अल्कली रिएक्शन क्या होता है, और यहाँ पर आपने देखा कि इसके अंदर से हमको हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और NaOH जो ऑब्टेन्ड हो रहा है इसके यूज़ क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये भी आपने सीखा। तो इतना आपको अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। तो देखो अभी तक हमने जो है यहाँ पर 3 यूजेस कवर कर लिए हैं। हमने देखा कि किस तरह से हम सॉल्ट से NaOH ऑब्टेन कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन कर सकते हैं और क्लोरीन गैस ऑब्टेन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अभी हमको क्या करना है, अब हमको सीखना है कि ब्लीचिंग पाउडर किस तरह से बनता है, और ब्लीचिंग पाउडर के बाद हम लोग चलेंगे अपना बेकिंग सोडा बनाएंगे, और बेकिंग सोडा के बाद हम लोग चलेंगे अपने वॉशिंग सोडा के ऊपर, और वॉशिंग सोडा के बाद हम लोग चलेंगे POP पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर, और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। और फिर बोर्ड के समय आप खोलिएगा और फिर बोलिएगा कि हाँ आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई थी, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना, ये चैप्टर खत्म होगा, खत्म होने के बाद ऐसा नहीं कि आप इस चैप्टर को दफना देंगे, आपको चैप्टर खत्म करने के बाद चीज़ों को एक बार फिर से पढ़ना है, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे आप तो यहाँ पर आपको जो है चीज़ें जो थोड़ी सी पुरानी हो गई है वो ताज़ा हो जाएंगी, और फिर इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हमको जो पढ़ना है वो अब हम लोग एक ही लेक्चर लेंगे और उस एक लेक्चर में इस बचे हुए सारे यूजेस को कवर करेंगे। तो क्या क्या पढ़ना है अभी हमको, एक तो ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, दूसरा बेकिंग सोडा पढ़ना है, तीसरा वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे और चौथा POP पढ़ेंगे। तो ये सबको हमको देखना है कि कौन किस तरह से बन रहा है और उनके क्या क्या यूज़ हैं, ठीक है। उनको एक बार बनाएंगे, उनका रिएक्शन भी देखेंगे कि किस तरह से वो बन रहे हैं और उनके क्या क्या यूज़ होते हैं। इसके बाद इस चैप्टर को करेंगे हम लोग फिनिश, ठीक है। लेकिन आज की क्लास को इतना ही करते हैं, बाकी उस सारे पॉइंट को, चारों टॉपिक को अब हम लोग जो है एक अगले क्लास में जो है करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चलिए आज का लेक्चर रोक लेते हैं यहीं पर, इसको इतना आप पढ़िए, इतना रिवाइज करिए, उसके बाद जो बची हुई चीज़ें उसको अगली क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।